हेलो दोस्तों, मैं प्रेमवीर सिंह हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक और नई वीडियो लेकर। आज की जो हमारी वीडियो होगी ये आपकी हिंदी की होगी और हिंदी में जिस टॉपिक की वीडियो होगी उस टॉपिक का नाम होगा आपका अव्यय। ठीक है ना। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप पढ़ते होंगे विकारी और अविकारी शब्द जो होते हैं, तो मन में डाउट आता है कि सर हम जानते नहीं है कि विकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो जो भी आपके अविकारी शब्द जो होंगे उनको ये हम क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे मान लीजिए जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है वह शब्द आपके विकारी शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं होता है उन शब्दों को हम अविकारी या अव्यय कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, राम आम खाता है। राम आम खाता है। और दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं कि सीता आम खाती है। तो इनमें परिवर्तन जो हुआ, वो किसका हुआ? यहाँ पे शब्द क्या था? खाता। और यहाँ पे शब्द क्या है? ये खाती। तो जो परिवर्तन जो हुआ शब्द में, ये किसके आधार पर हुआ? लिंग की वजह से हुआ ना भाई। जेंडर चेंज हो गया। पहले जेंडर क्या था आपका? राम। ठीक है ना, मैस्कुलाइन था। और दूसरा क्या आ गया? ये सीता, ये आपका फेमिनिन जेंडर हो गया। तो जेंडर चेंज होने की वजह से उसमें शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। तो शब्दों में परिवर्तन जो होगा वो लिंग के आधार पर होगा, और वचन के आधार पर होगा, और कारक के आधार पर होगा। तो इन चीजों को थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। तो इसमें परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न ना हो। इन शब्दों में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। ये शब्द आपके एज इट इज रहते हैं, चाहे उसका लिंग बदल जाए, चाहे उसका वचन बदल जाए, चाहे उसका कारक बदल जाए। ठीक है ना। उनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय। या तो आप इनको अव्यय कह सकते हैं या आप इनको अविकारी शब्द कह सकते हैं। ठीक है ना। आगे पॉइंट देखिए क्या आपको दिया हुआ है। ये शब्द सदैव अपवर्तित, अविकारी या अव्यय होते हैं। ठीक है ना। या तो आप बोल दो अपवर्तित है, सब चेंज नहीं होंगे ये, या आप इनको अविकारी बोलिएगा, या फिर आप इनको अव्यय भी कह सकते हैं। अब शब्द कौन से होंगे आपके सामने? एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने कुछ शब्द लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। जैसे आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब, और, अतः, इसलिए, और भी बहुत सारे शब्द होंगे। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम पहला शब्द इसमें दे रखा है आज। तो मान लीजिए हम ये बोले आपसे, जिससे राम अगर बोले कि आज मुझे बाजार जाना है, ओके। सीता भी इसी बात को बोलती है कि आज मुझे बाजार जाना है। तो चाहे उनका लिंग चेंज हुआ, ठीक है ना, या तो सीता ने बोला या राम ने बोला, लेकिन आज जो शब्द था वो आपका चेंज नहीं हुआ ना, वो आपका जैसा का ऐसा प्रयोग हुआ है। तो बात करें अव्यय के प्रकार की, तो अव्यय के प्रकार जो होंगे वो कितने होते हैं बेटा? अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। तो 4 प्रकार कौन से होते हैं इनको हम भी देखेंगे। चलिए, अव्यय के 4 प्रकार जो होंगे वो आपका नंबर 1 तो होता है आपका क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा होगा? क्रिया विशेषण। नंबर 2 जो होगा वो आपका समुच्चय बोधक अव्यय होगा। और तीसरा जो होगा वो आपका संबंध बोधक अव्यय होगा। और चौथा जो होगा वो आपका विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। इनको आप लिख लीजिए। पहला जो होगा आपका, ये आपका क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा जो होगा आपका संबंध बोधक अव्यय।
तीसरा जो होगा आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा जो होगा आपका विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है ना, आप इनको नोट कर लीजिए। अब बारी बारी से प्रत्येक के बारे में आप जानते हैं, प्रत्येक के बारे में हम जानेंगे डिटेल में। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 आपका क्रिया विशेषण अव्यय, नंबर 2 आपका संबंध बोधक अव्यय, नंबर 3 आपका समुच्चय बोधक अव्यय, और नंबर 4 जो था आपका ये विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है ना, चलते हैं आगे पहले क्वांटिटी की तरफ। क्रिया विशेषण अव्यय को देखेंगे अभी। जैसा कि हमने आपको भी बताया था, अव्यय जो होंगे आपके वो 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार था उसमें वो आपका क्या था, क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, जरा उसको देख लीजिए एक बार। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। मीन्स कहने का यह है, जो शब्द आपके वर्ब को वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना, क्रिया की विशेषता बताएंगे, उनको हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक है ना। अभी आप लोगों से हमारी एक यही गुजारिश होगी कि आप वीडियो को छोड़ के ना भागें। ठीक है ना, स्किप करके आप जाते हैं तो कोई भी चीज आपके समझ में नहीं आ पाती है। आप आराम से पूरी वीडियो देखें तो आपका टॉपिक पूरा समझ में आएगा अच्छे से। आगे बात करें इसके प्रकार के बारे में, तो बोला गया है अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होंगे। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद जो होते हैं, अभी तो था अव्यय के पार्ट और अब किसके हो गए ये, क्रिया विशेषण के पार्ट। तो इनको देख लीजिए। पहला जो आपका होगा वो आपका स्थानवाचक होगा। क्या होगा, स्थानवाचक। दूसरा जो होगा वो आपका कालवाचक होगा। और तीसरा जो होगा आपका परमाणुवाचक। और नंबर 4 जो होगा आपका ये आपका रीतिवाचक होगा। ठीक है ना। नंबर 1 आपका स्थानवाचक। तो स्थानवाचक का मीन्स हम प्लेस को शो करेंगे, कालवाचक में टाइम को शो करेंगे, परमाणुवाचक में आप जानते होंगे क्वांटिटी को शो करेंगे, और रीतिवाचक में क्या होगा, निरंतरता दिखाई जाती है। ठीक है ना। तो अब सबसे पहला पॉइंट हमारा यही था, क्रिया विशेषण अव्यय। तो इसी की बात करते हैं फिलहाल अभी। अब जैसे आपके सामने 2 उदाहरण मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप इनको देख पा रहे होंगे। पहला जो एग्जाम्पल है, घोड़ा तेज दौड़ता है। दूसरा है राम सुंदर लिखता है। तो इन उदाहरणों को आप जरा अच्छे से समझ लीजिए। जैसे आपसे बात करें, जो शब्द आपको मिलेगा यहाँ पे, क्या जो तेज शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है ना। और सुंदर जो शब्द यहाँ पे ये लिखता है, ये भी आपकी क्रिया है। भाई दौड़ना क्या है, ये क्रिया, और लिखना क्या है, ये क्रिया। और जो क्रिया की विशेषता बताएगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण बोलेंगे ना। तो यहाँ पे तेज शब्द जो होगा यह आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण होगा साहब, क्रिया विशेषण होगा। और ये सुंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्रिया विशेषण होगा। ठीक है ना। अब मैं इन 2 उदाहरण की जगह कोई 2 नए एग्जांपल और लेता हूं आपके सामने। जैसे मान लीजिए राम तेज लड़का है। सपोज अगर हमने आपके सामने एक उदाहरण ये लिखा, तो आप देख पा रहे होंगे यहां भी शब्द जो था वो तेज लिखा हुआ है, और यहाँ भी शब्द जो है ये भी तेज शब्द लिखा हुआ है। तो दोनों शब्द एक प्रकार के हैं ना, ये भी तेज और ये भी तेज। तो अब आपसे पूछा जाए यहाँ पर तेज क्या है,
विशेषण है या क्रिया विशेषण है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये शब्द क्या है बेटा, ये लड़का, तो लड़का क्या है, ये संज्ञा। ध्यान देना इस बात को अच्छे से, लड़का शब्द क्या है, ये संज्ञा। और जो संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द आपके नाउन की और प्रोनाउन को डेफिनेशन करते हैं, उनको मतलब परिभाषित करते हैं, वे शब्द हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण हो जाएगा। ओके, कोई डाउट तो नहीं मन में। अगर संज्ञा की विशेषता बताएगा तो आपका क्या हो जाएगा, विशेषण। और ये यहाँ पे शब्द ये क्या था, क्रिया, क्रिया की विशेषता बताएगा तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब दूसरा उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ था, राम सुंदर लिखता है, इसी की जगह मान लो मैं लिख दूं यहाँ पे, राम सुंदर लड़का है। समझ पा रहे होंगे आप इस बात को अच्छे से, राम सुंदर लड़का है। यहाँ पे राम सुंदर लिखता है शब्द था, वाक्य था आपका। यहाँ पे क्या है, राम सुंदर लड़का है। तो यहाँ पे लड़का क्या है बेटा, ये संज्ञा है ना ये, और सुंदर क्या हो जाएगा फिर ये, अब संज्ञा की विशेषता बताएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा, ये विशेषण। तो आपको ध्यान में ये रखना है बड़े कायदे कानून से कि अगर संज्ञा की विशेषता बताएगा तो आपका विशेषण होगा, और क्रिया की विशेषता बताएगा तो वो आपका क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, जहां तक मैं मानता हूँ कोई भी अब मन में कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों के में। ठीक है, जो संज्ञा की विशेषता बताएगा उसको हम विशेषण बोलेंगे, और जो क्रिया की विशेषता बताएगा, क्रिया की विशेषता बताएगा उसको हम क्रिया विशेषण बोलेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। जैसा कि हमने आपको भी बताया था, क्रिया विशेषण के जो 4 प्रकार हमने आपको बताए थे वो कौन से थे। नंबर 1 तो आपका था स्थितिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो सबसे पहला पॉइंट ये था उसमें स्थितिवाचक, सॉरी स्थानवाचक जो था उसको देखते हैं। पहला पॉइंट क्या था आपका, स्थानवाचक। तो इसमें जो स्थान और दिशा सूचक हो, जो किसको शो करें, स्थान को और दिशा को। जैसे मैंने इसमें 2 पॉइंट बना दिया आपके सामने, आपको दिख रहे होंगे। नंबर 1 आपका स्थितिवाचक, जो आपका स्थिति को दिखाएगा, जैसे यहाँ वहां जहां तहां कहां, आगे पीछे ऊपर नीचे सामने भीतर बाहर दूर समीप सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब सभी जगह। ठीक है ना, आप इन शब्दों को देख लीजिए दोबारा एक बार। यहाँ वहां जहां तहां कहां, आगे पीछे ऊपर नीचे सामने भीतर बाहर दूर समीप सर्वत्र। ये सभी शब्द जो होंगे आपके, ये कैसे होंगे, स्थितिवाचक होंगे। स्थितिवाचक होंगे और ये आपके क्रिया विशेषण अव्यय में आएंगे। ओके, दूसरा आपका दिशावाचक है। दिशावाचक में क्या क्या शब्द होंगे आपके सामने, इधर उधर किधर, दाएं और बाएं। ठीक है ना, इस प्रकार के शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। आगे दूसरा पॉइंट जो था हमारा कालवाचक था, उसको देखते हैं आगे। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। जो क्रिया विशेषण का दूसरा पॉइंट क्या था आपका, कालवाचक था। तो कालवाचक को देख लीजिए एक बार। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के काल का बोध होता है, क्रिया के काल का बोध हो, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, जो भी हमारा विशेषण होगा, जो भी हमारा क्रिया विशेषण होगा, उससे क्रिया के काल का बोध होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, तो इसको भी हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया है। नंबर 1 आपका समयवाचक, नंबर 2 आपका अवधिवाचक, और नंबर 3 आपका बारंबारता वाचक। तो इसको देख लीजिए एक बार। समयवाचक जो होगा, समयवाचक में शब्द कौन से आएंगे, जैसे आज, कल, परसों, अभी, तुरंत। ठीक है ना। अवधिवाचक का मीन्स एक टाइम पीरियड हो रहा होगा आपका, जैसे रात भर, दिन भर, आजकल
और नित्य। बारंबारता वाचक की बात करें तो हर बार, कई बार और प्रतिदिन। ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट जो था आपका कालवाचक था। अगर ये सभी आपके सामने शब्द जो आएंगे ये सभी शब्द आपके कालवाचक के होंगे और उसकी बात करता अव्यय की तो क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट था आपका परमाणुवाचक। परमाणुवाचक इसको देखते हैं। तीसरा जो पॉइंट था इसका वो क्या था, परमाणुवाचक था। परमाणुवाचक में आप जानते होंगे मापतोल की बात होती है। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के परमाणु का बोध हो उसे परमाणुवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब इसमें शब्द कौन से आएंगे, बहुत, खूब, अत्यंत, जरा, थोड़ा, कुछ, काफी, ठीक, कम, अधिक, इतना, उतना, बारी बारी, तिल तिल या थोड़ा थोड़ा। इस प्रकार के शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर ये शब्द आपको देखने के लिए मिलते हैं तो आप कह सकते हैं ये परमाणुवाचक के एग्जाम्पल होंगे। और परमाणुवाचक को भी पूछता है तो क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है ना। तो शब्द आपको याद करने होंगे जो शब्द आपको मतलब क्वांटिटी को शो करें, उसके परमाणु को शो करें। ठीक है ना। अब जैसे इन शब्दों में क्या होगा, इन शब्दों में किसी में भी मतलब परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे ये शब्द आपका इतना है तो इतना ही रहेगा। ठीक है ना। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं आपका। नंबर 4 जो पॉइंट था इसमें आपका वो रीतिवाचक था। क्या था आपका, रीतिवाचक। इसको देख लीजिए। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की रीति का बोध हो, किसका बोध हो, क्रिया की रीति का बोध हो, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। शब्द कौन से मिलेंगे आपको इन भाई से पहचानने के लिए, ऐसे, वैसे, जैसे, कैसे, धीरे, अचानक, ध्यान पूर्वक, फटाफट, हंसकर, अवश्य, सचमुच, संभवतः, शायद, कदाचित और इसलिए। अगर आपको ये शब्द देखने के लिए मिलेंगे तो ये सभी शब्द आपके किसके होंगे, रीतिवाचक के। और रीतिवाचक की बात करें तो आपके लिए किसमें होंगे। दूसरा जो पॉइंट है आपका वो क्या था आपका संबंध बोधक था। संबंध बोधक की बात करें आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। ठीक है ना। चलिए, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाए। इसकी डेफिनेशन क्या बोल दिया आपसे, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाए। इसमें पहचानने के लिए आपको शब्द कौन से मिलेंगे, के बिना, के सामने, पहले, बाद, तब से, तक, भर। ये 2 बार लग गया आपका, यानी मिटा दीजिए इसको, की ओर। ठीक है ना। इस प्रकार के शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। उदाहरण आपके सामने है, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। तो इसमें क्या शब्द आ गया जी, के बिना। दूसरा क्या है, वह दिन भर काम करता रहा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या शब्द आपको मिला, भर। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। ठीक है ना। उनमें क्या शब्द आएंगे, अधिकतर ये शब्द उनको देखने के लिए मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा। साथियों अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक की हम बात करेंगे। इसको हम बोलेंगे कंजंक्शन। कौन सा जंक्शन, कंजंक्शन। चलिए, जो अव्यय 2 पदों, 2 उपवाक्यों या 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। जो भी आपका अव्यय होगा या तो 2 पदों को जोड़ेगा या 2 उपवाक्यों को जोड़ेगा या 2 वाक्यों को जोड़ेगा। अब जो शब्द जोड़ने वाले होंगे वो कौन से होंगे, और, ताकि, परंतु, किंतु, एवं, लेकिन, इसलिए, कि, सो, पर, तथा, ताकि, जो, अर्थात,
मानो, क्योंकि, जो कि, जिससे। इसमें ता की शब्द दो बार आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मीन्स कहने का ये है, या तो दो वाक्यों के बीच में, या दो उपवाक्यों के बीच में, या दो पदों के बीच में ये शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर ये शब्द आपको देखने के लिए मिलते हैं तो आप कह सकते हैं ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। उदाहरण की बात करें, ईमानदारी और परिश्रम उन्नति के लिए आवश्यक है, तो किससे जुड़ा हुआ है ये? और से जुड़ा हुआ है ना, तो और से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या कहलाएगा? ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। दूसरा उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, राधा ने खाना शुरू ही किया था कि बच्चा रो पड़ा। इसमें क्या शब्द आ गया आपके सामने? के। क्या शब्द आ गया? के। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, आप इन शब्दों से बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। इसका चौथा और अंतिम जो पॉइंट था वो क्या था आपका? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक के बारे में आप जानते होंगे, इंटरजेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इंटरजेक्शन जो अव्यय किसको शो करता है आपका? हर्ष, उल्लास, शोक, दुख, घृणा, वाह। मतलब आप लोगों ने देखे होंगे, या तो किसी की हम प्रशंसा करते हैं, या किसी से हम घृणा करते हैं, या किसी को शाबाशी देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के शब्द आपको देखने के लिए मिलते हैं, या आपको विस्मयादि बोधक में देखने के लिए मिलते हैं। जैसा कि बोला गया है, मनोभावों को सूचित करते हैं, किंतु इनका संबंध वाक्य या उसके किसी पद से नहीं होता। जैसे आह, वाह, शाबाश, हाय, आह, ठीक, अच्छा, अरे, अहो। इस प्रकार के शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर किसी भी वाक्य में किसी की प्रशंसा होती है, या किसी के लिए दुख प्रकट किया जाता है, या किसी को शाबाशी दी जाती है, या किसी के लिए घृणा की जाती है, तो इस प्रकार के वाक्य जो होंगे आपके, ये सभी विस्मयादि बोधक में आएंगे। इसमें एक पॉइंट और होता है आपका निपात का, इसको समझ लीजिए बच्चे से। निपात जो होता है, जैसे वह तो अपने घर जाएगा, तो इसमें तो शब्द जो आ गया ये आपका निपात के लिए आया है। मोहन ने ही उसे मारा है, तो यहाँ पे शब्द क्या आ गया? ये ही। और उसने राम को भी बुलाया है, तो यहाँ पे शब्द क्या आ गया आपका? ये भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि तो, ही और भी जो शब्द है आपके, ये निपात की वजह से आए हैं। ये तीनों ही एग्जाम्पल आपके विस्मयादि बोधक के होंगे, ठीक है ना। अभी आप लोगों ने अव्यय के बारे में पढ़ा। नंबर 1 आपका अव्यय जो था वो आपका क्रिया विशेषण था। नंबर 2 अव्यय जो था आपका वो संबंध बोधक था। और नंबर 3 आपका विस्मयादि बोधक। और नंबर 3 जो आपका था वो आपका समुच्चय बोधक था। और लास्ट में आपका विस्मयादि बोधक है, ठीक है ना। आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो दिल से लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जब तक अगली वीडियो में। जब तक दोस्तों हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।